Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम इंडिया का जो कमिटमेंट है जेंडर इक्वालिटी के लिए, जो हम बात करने वाले हैं बहुत सारी इनिशिएटिव के थ्रू कहीं ना कहीं इंडिया इसको लेकर काम कर रहा है, उसके बारे में सबसे पहले आर्टिकल में यहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, इंडिया का एक कमिटमेंट है कि वो इक्वालिटी और इंक्लूजन के लिए यहाँ पर काम करने वाला है, और वो उसके जो रिसेंट इनिशिएटिव्स भी हैं, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन G20, यहाँ पर अलायंस फॉर ग्लोबल गुड इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जेंडर इक्वालिटी और इक्वालिटी की बात जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की बात की जा रही है। साथ ही ये जो इनिशिएटिव्स हैं, ये यहाँ पर ग्रोथ एजेंडा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे लेड किया जा रहा है बाय द वुमेन्स, जिसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं सोशियो इकोनॉमिक, जहाँ पर डिजिटल एक्सेस या क्लाइमेट एक्शन की बात करें, सो विमेन एम्पावरमेंट, इक्विटी और इक्वालिटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एक सिग्निफिकेंट चीज़ यहाँ पर समझिए कि जेंडर इक्वालिटी गवर्नेंस की कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, तो गवर्नेंस ने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल यहाँ पर लाकर पिछले साल, और इसी के साथ गवर्नमेंट अपना कमिटमेंट भी शो कर रही है कि हाउ दे आर बिल्डिंग द जेंडर इक्वालिटी, और चीज़ों की शुरुआत पार्लियामेंट से ही की गई है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग लेजिस्लेशन है, जहाँ पर थर्ड ऑफ द सीट्स जो हैं, चाहे हम पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज की बात करें, दोनों जगह महिलाओं के लिए सुनिश्चित की गई हैं, सो दैट विमेन एम्पावरमेंट आपको देखने मिले एक पॉलिटिकल लीडरशिप के थ्रू। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो इंडिया ने अपना फाइनेंशियल कमिटमेंट भी यहाँ पर बताया है कि वो जेंडर इक्वालिटी के लिए के बजट में $27 बिलियन का यहाँ पर उसने खर्च किया है इन द फिस्कल ईयर ऑफ 23-24। जेंडर स्पेसिफिक बजट यहाँ पर एम्फसाइज करता है कि किस तरीके से इंडिया डिफरेंट सेक्टर में महिलाओं की समस्याओं को समझने के लिए भी अपना एक कमिटमेंट दिखा रहा है। साथ ही इंडिया की जो हॉलिस्टिक अप्रोच है फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, वो किस तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं कि मेन स्ट्रीम जेंडर इक्वालिटीज़ को यहाँ पर काम करना है, जो कि एक रिमार्केबल इंक्रीज हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम रिसेंटली फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें, जो कि यहाँ पर 23 से 37% हो गया है 2017 से 2023 में, विच इज़ वेरी नाइस। दैट मीन्स महिलाएं अब मेन स्ट्रीम में आकर यहाँ पर काम कर रही हैं, जीविकोपार्जन करने के काम कर रही हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी बात करें, तो पिछले दशकों के मुकाबले में लगभग 28% का एक हाईएस्ट एनरोलमेंट हमें देखने के लिए मिला है इन द सेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन। अलॉन्ग विद दैट महिलाओं के अगर हम स्टेम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, साइंस मैथमेटिक्स जैसे कोर्सेज की, तो यहाँ पर इम्प्रेसिवली विश्व भर में भी अगर हम देखें तो इंडिया यहाँ पर हाईएस्ट रैंक होल्डर करे हुए हैं। 43% जो महिलाएं हैं पूरे स्टेम कोर्सेज में अगर हम बात करें, तो महिलाओं का जो प्रतिशत है इट इज़ 83%। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें, अगर हम रूरल इंडिया की बात करें, तो 83 लाख महिलाएं आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है, और 9 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाएं एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये जो इनिशिएटिव है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए, रूरल क्षेत्र में महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये जो सक्सेस है, ये कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड वाइड क्यूरियोसिटी भी बना रही है, एक एविडेंस बेस्ड यहाँ पर इंडिया का काम सभी को देखने के लिए मिल रहा है। और इसी के साथ इंडिया यहाँ पर अपने कमिटमेंट को दिखाते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री दावोस में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यहाँ पर एक साथ आ रहे हैं। दावोस में इंडिया ने अपना जो कमिटमेंट है फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जिसमें जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी की बात की जा रही है, इसको यहाँ पर शो किया है। इसको एंकर किया गया था CEI सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप, और गाइड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ये जो अलायंस है, इसका मुख्य उद्देश्य है उसको ग्लोबल सपोर्ट के लिए मोबिलाइज करना और महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम करना। इसको सपोर्ट किया गया है बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, और साथ ही इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एंडोर्स भी किया जा रहा है। अगर अब हम इस अलायंस की बात करें तो इसके अंतर्गत बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट, इंडस्ट्रियल लीडर, पॉलिसी मेकर यहाँ पर अब एक साथ आ रहे हैं,
जो कि इंडिया के इस कंट्रीब्यूशन को लेकर, इस कमिटमेंट को लेकर उसको एक ग्लोबल लीडर बनाने के बारे में भी काम कर रहे हैं। अगर हम इस अलायंस के एम की बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य एक स्केलेबल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। बहुत सारे एरियाज जैसे एडटेक सॉल्यूशन, मेडिकल कैपेसिटी बिल्डिंग, हेल्थ इंटरवेंशन, लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, एग्रोटेक, ऐसे सारे क्षेत्र इंक्लूडिंग द विमेन एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में इंडिया को लेवरेज प्रोवाइड करना। पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऐसे क्षेत्रों में विमेन लेड डेवलपमेंट को बढ़ाना। लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इंडिया की लीडरशिप जो है इसको यहाँ पर ये अलायंस में अपने आप में दिखाती है कि किस तरीके से इंडिया एक डायरेक्शन, एक ग्लोबल स्टेक होल्डर के साथ अपने कमिटमेंट को लेकर आगे बढ़ रहा है। वहीं ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल बिजनेस लैंडस्केप जो आज की डेट में यहाँ पर शामिल हो रहा है वो इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंडिया के इस कमिटमेंट को ग्लोबल लेवल पर पहुँचाने में, ग्लोबल लिए एक कमिटमेंट शो करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का अलायंस था और इसके अंतर्गत आपको क्या चीज़ें देखने के लिए मिली थी। इसके पूरे डिस्कशन के लिए आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर जितनी भी मैंने अभी आपको डिटेल समझाई है वो आपको इस पीडीएफ में आसानी से मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। हाइजीन सैनिटेशन रेटिंग सिस्टम फॉर होटल्स, रिजॉर्ट, होम स्टेज येट टू टेक ऑफ। देखिए, गवर्नमेंट के एक इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम इन दी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जहां पर इंश्योर किया जाएगा हाई हाइजीन स्टैंडर्ड, चाहे हम होटल्स की बात करें, रिजॉर्ट्स की बात करें, होम स्टेज की बात करें, जहां पर इस पूरी के पूरे हाइजीन सैनिटेशन को बढ़ाने के बारे में काम किया जा रहा है। देखिए, हालांकि गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को काफ़ी समय पहले लॉन्च कर दिया था, बट इसको लेकर जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हमें देखने मिल रहा है। लॉन्च कौन करेगा? नन अदर देन बट द यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। रेटिंग सिस्टम यहाँ पर मिनिमल पार्टिसिपेशन के रूप में रखा जाएगा। दैट मीन्स एक ओनली पायलट प्रोजेक्ट इनिशिएटिव है अभी, जिसको जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है और उसके बाद बाकी क्षेत्रों में भी इसको यहाँ पर शुरू किया जाएगा। इस इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ लेकर इसको किया जा रहा है, सो दैट जितना भी स्वच्छता ग्रीन फ्लैग रेटिंग है इस सिस्टम को यहाँ पर लेकर आया जा सके व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, होटल, लॉजेस, होम स्टेज, धर्मशाला एक्सेट्रा। चलिए, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप याद रखेंगे कि स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम किससे संबंधित है? जितनी भी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं हमारी कंट्री में, चाहे होटल, लॉजेस, होम स्टे, धर्मशाला, किसी की भी बात की जाए, इनफैक्ट कैंप्स या पोर्टेबल टॉयलेट्स की भी अगर हम बात करें, इन सभी को यहाँ पर सुरक्षित बनाना, फीकल स्लज मैनेजमेंट करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करना और साथ ही सैनिटेशन और हाइजीन को मेंटेन रखना, वाटर बॉडी पॉल्यूटेंट्स को कम करना, जैसी बहुत सारी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर इसके अंतर्गत काम किया जा रहा है, सो दैट हमारा जो टूरिज्म हो ये सस्टेनेबल हो, हाइजीनिक हो, सो दैट पीपल कैन एंजॉय देयर स्टे और उनके साथ किसी भी तरीके की चीज़ें नहीं हो। इस पूरे सिस्टम को देखने के लिए यहाँ पर 3 टायर्ड कमेटी सिस्टम भी बनाया गया है, जिसके अंदर अलग अलग रेटिंग, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। अपॉइंटिंग डेप्यूटी सीएम नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया एक पिटीशन जिसे चैलेंज किया गया था, यहाँ पर रखा गया था कि अपॉइंटमेंट जो है डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का स्टेट्स में, ये यहाँ पर गलत है। इन्होंने असर्ट किया है दैट नो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन एग्जिस्ट एज दीज ऑफिशियल आर एसेंशियल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। दैट मीन्स ये एसेंशियल एमएलएज हैं, मिनिस्टर हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। एक 3 जजेस की बेंच यहाँ पर बैठी थी, जिसे यहाँ पर लीड किया गया था बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा, और इन्होंने बताया कि भाई देखिए, जो नॉमेनकल्चर है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का, ये कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को यहाँ पर ब्रीच नहीं करता है।
एक पिटीशन यहाँ पर लगी थी कि पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी क्लेम कर रही हैं कि अपॉइंटमेंट्स जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलीजियस या सेक्रेटेरियन कंसीडरेशन के साथ बनाया गया है और चीफ मिनिस्टर्स को यहाँ पर बिठा दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का यहाँ पर उल्लंघन है। हालांकि कोर्ट ने इस पूरी की पूरी चीज़ को यहाँ पर सिरे से खारिज कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बात करें अगर हम ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू डेजिग्नेट करता है। गवर्नमेंट यहाँ पर एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की तरह यहाँ पर काम करते हैं, वहीं चीफ मिनिस्टर एक पोजीशन रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं। सिमिलर टू प्राइम मिनिस्टर रोल जो कि नेशनल लेवल पर होता है, चीफ मिनिस्टर का रोल यहाँ पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में हमें देखने के लिए मिल जाता है। चलिए, साथ में अगर हम बात करें डेप्यूटी सीएम के बारे में, तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एक पॉलिटिकल पोस्ट होती है, ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है लाइक अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसे ट्रेस बैक किया जा सकता है पोस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर विच वॉज अपॉइंटेड इन 1947 पोस्ट इंडिपेंडेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। इसी के साथ अगर हम जो पोस्ट देखेंगे, जो डेवलपमेंट है डेप्यूटी सीएम की पोस्ट का, ये हमें देखने के लिए मिला। अपॉइंटमेंट और रिमूवल की बात करें तो डेप्यूटी सीएम अपॉइंटमेंट और रिमूवल की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिशन ऑफ चीफ मिनिस्टर के हाथ में रहता है। चीफ मिनिस्टर मोर देन वन डेप्यूटी सीएम भी यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 2 डेप्यूटी सीएम्स, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो 5 डेप्यूटी सीएम्स तक हमने देखे हैं। टेन्योर की बात करें तो कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, जब तक चीफ मिनिस्टर चाहें तब तक वो इसको यहाँ पर रख सकते हैं। दे कैन रीशफल द पोर्टफोलियो, आइदर दे कैन रिमूव द चीफ डेप्यूटी सीएम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, अगर हम बात करें तो अनुराग नारायण सिन्हा फ्रॉम बिहार वाज द फर्स्ट लीडर टू होल्ड द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी सीएम इंडिपेंडेंस के बाद। ये आपको याद रखना ज़रूरी है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसके बाद अगर हम बात करें किसी स्टेट में तो अनुराग नारायण सिन्हा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पावर की बात करें तो डेप्यूटी सीएम की जो रैंक होती है ये इक्विवेलेंट होती है कैबिनेट मिनिस्टर की तरह स्टेट में। इनके पास सिमिलर पेज होते हैं, पर्क्स होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर को देखने के लिए मिलती है। सेकेंड हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के यहाँ। पोर्टफोलियो की बात करें तो कोई भी स्मॉलर पोर्टफोलियो जो कि जिसे भी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर इनको देना चाहें वो दे दिए जाते हैं। क्या इनके पास कोई फाइनेंशियल पावर होती है? जी नहीं, दे डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल पावर। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्यूटी सीएम। तो देखिए, कई बार जो इंसिडेंट है एंटी डिफेक्शन के, इसको कम करने के लिए किया जाता है। ये एक पॉलिटिकल कंपल्शन को भी दिखाता है कि भाई इंडिविजुअल पार्टी या अगर अलग अलग पोस्ट हैं उनको होल्ड करने के लिए, गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए, बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज़ को दिखाने के लिए, एक बैलेंस ऑफ पावर को शो करने के लिए इसको यहाँ पर दिखाया जाता है। सो विच मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट पूरी तरीके से फ्री है, दे कैन डिसाइड इट। सो अगर हम बात करें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को लेकर, सो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक सेकंड हाईएस्ट रैंक है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत, और ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। फर्स्ट और लॉन्गेस्ट सर्विंग डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अगर हम बात कर रहे हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो अनुराग नारायण सिन्हा आपको पहले चीफ मिनिस्टर देखने के लिए मिलेंगे। सिंस 1947 अगर हम बात करें तो भारत में 7 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आपको देखने के लिए मिल चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी वॉज द 7th एंड द लास्ट पर्सन जिन्होंने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में यहाँ पर काम किया था। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं रूपे यूपीआई रोल्ड आउट इन मॉरिशस एंड श्रीलंका। इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, ये इंडिया के रूपे यूपीआई सिस्टम को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि इस्टेब्लिश कर रहे हैं रूपे कार्ड एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस, साथ ही इंडिया एंड श्रीलंका। ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इंडिया के और बाकी कंट्रीज़ के साथ इंडिया के फाइनेंशियल इंटीग्रेशन को यहाँ पर, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यहाँ पर इन 3 कंट्री में जो हमारे सिटीजन्स हैं वो बहुत ही आसानी से इसको फुलफिल कर सकेंगे, सो दैट जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ये बहुत आसानी से आपको देखने के लिए
मिल जाएंगे, ईज़ ऑफ बिजनेस होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी देखने के लिए मिलेंगे। यूपीआई, जैसा आप सभी जानते हैं, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है जो कि फैसिलिटेट करता है इंस्टेंट फंड ट्रांसफर को बिटवीन टू अकाउंट्स थ्रू अ मोबाइल डिवाइस। यूपीआई को लॉन्च कौन करता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें तो इसके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पूरे काम करता है। आगे अगर हम यहाँ पर देखें, सो यूपीआई 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन पर काम करते हैं, लाइक यूपीआई पिन, मोबाइल ओटीपी एटसेट्रा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो अगेन एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को लेकर भारत में यहाँ पर काम करती है। इम्पॉर्टेंट संस्थान है क्योंकि एनसीपीआई को यहाँ पर दिसंबर 2008 में बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन की गाइडलाइन को लेकर। सो एनपीसीआई को ओन किया जाता है कंसोर्टियम ऑफ द मेजर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके अंतर्गत हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बहुत सारे बैंक देखने के लिए मिलेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाई जितना भी आपका पेमेंट है उसको सिक्योर बनाया जाए, एक्सेसिबल बनाया जाए और अफोर्डेबल बनाया जाए। ई पेमेंट सर्विसेज को प्रमोट किया जाए ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल ट्रांजैक्शन को आसान किया जा सके। कौन सी सर्विसेज ये देते हैं? ये यूपीआई की सर्विसेज देते हैं, या आईएमपीएस की सर्विसेज हमें दे देते हैं। नेशनल एनईएफटी हमें देखने के लिए मिल जाता है जहां पर आप इंटर बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईएमपीएस देखने मिल जाता है कि रियल टाइम इलेक्टोरल फंड्स आपको देखने मिल जाएंगे। आरटीजीएस देखने मिल जाता है, एक हाई वैल्यू फंड ट्रांसफ़र होता है जहां पर रियल टाइम बेसिस पर सेटलमेंट किया जाता है। एनसीपीआई की ही अगर हम बात करें तो ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम को यहाँ पर ऑपरेट करता है, जो कि सेंट्रलाइज्ड बिल पेमेंट सिस्टम है, जो कि अलाउ करता है यूज़र को कि वो अलग अलग यूटिलिटीज़ बिल्स को एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर कंप्लीट कर सके। इसी के साथ ही रूपे, इसको भी एनसीपीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम है जो कि इंटरनेशनल और नेशनल जितने हमारे नेटवर्क हैं जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड, उनके साथ मिलकर यहाँ पर काम करता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ 30। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। हम बात करने वाले हैं पीएम स्वनिधि स्कीम की। एक स्टडी यहाँ पर कंपोज की गई थी बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जिसके अंतर्गत पता चला है कि पीएम स्वनिधि अगर हम बात करें विच इज़ द पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, सो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट ट्रांस है 10,000 रुपीज़ जो इसके अंतर्गत दिया गया था, इसके अंदर एडिशनल इनकम के साथ ये अपने बेनिफिशियरीज के पास पहुँच चुका है। चलिए, क्या हमें इसके बारे में और चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम डायरेक्ट पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए, पीएम स्वनिधि की बात करें तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फुली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके मुख्य उद्देश्य हैं कि वर्किंग कैपिटल लोन को यहाँ पर फैसिलिटेट करना, रेगुलर पेमेंट को इंसेंटिवाइज करना और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए रिवॉर्ड देना। इसको 3 टर्म लोन लाइक 50,000 तक के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले दूसरे लोन की अगर हम बात करें तो 10,000 20,000 देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर विदाउट कोलेट्रल दिया जा सकता है। बात करें कि एलिजिबल कौन हो जाते हैं, इसके लिए लीडिंग एजेंसीज कौन सी है, तो सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज जैसे ग्रुप यहाँ पर एक अर्बन पुअर और स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उसको इन तक पहुँचाने का जो काम है इनके द्वारा किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये उन सारे बेनिफिशियरीज के लिए अवेलेबल है जो किसी भी स्टेट या किसी भी यूटीज से हैं और जिनको नोटिफाई किया गया है रूल एंड स्कीम अंडर स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। वहीं अगर हम बात करें स्ट्रीट वेंडर्स कौन है, तो इस स्कीम के अंतर्गत जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो भी वेंडिंग सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं उन सभी को इसके अंतर्गत रखा गया है। बेनिफिट क्या है यहाँ पर? एक इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर दिया, एक यहाँ पर फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जा रहा है, और अगर जो भी आपने यहाँ पर लोन लिया है अगर आप उसका अर्ली पेमेंट कर देते हैं, टाइमली पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो कोई पेनल्टी नहीं है अर्ली रीपेमेंट पे, सो देयर विल बी नो पेनल्टी ऑन अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन। अर्ली रीपेमेंट या रीसेटलमेंट इज अ क्लियरेंस ऑफ डेब्ट और लोन बिफोर द शेड्यूलिंग टाइम। वहीं कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस को प्रमोट करना, ट्रांसपेरेंसी को लाना और फाइनेंशियल इंक्लूजन करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य हमें देखने के लिए मिलेगा।
चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर नजूल लैंड को लेकर विवाद हो गया है। नजूल लैंड की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में इस शब्द को रेफर किया जाता है गवर्नमेंट ओन्ड लैंड के द्वारा, जिसको डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया जाता है स्ट्रेट प्रॉपर्टी के रूप में। इंस्टेड गवर्नमेंट टिपिकली इसको अलॉट कर देती है अलग अलग एंटिटीज़ को, या लीज पे दे देती है, आप सीधा समझ लीजिए, जो लीज 15 से लेकर 99 साल तक की हो सकती है। जब लीज टर्म यहाँ पर अपनी एक्सपायरेशन पर पहुंचने लगती है तो इंडिविजुअल और एंटिटीज़ यहाँ पर लीज को या तो रिन्यू करवा सकते हैं सबमिट करके एक रिटन एप्लीकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, जो भी लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपको देखने मिलेगा। ऐसे स्थानों को हम नजूल प्रॉपर्टीज़ के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट की हालांकि यहाँ पर अथॉरिटी है कि वो चाहे तो रिन्यू कर सकती है, चाहे तो लीज को कैंसिल कर सकती है। दैट मीन्स अगर कोई भी यहाँ पर चाहे तो नजूल की ज़मीन पर क्लेम नहीं कर सकता। नजूल की ज़मीन दी क्यों जाती है? देखिए, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, अलग अलग वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए इनको यहाँ पर दे देती है, ताकि जो फंक्शन है अलग अलग कम्युनिटीज़ का, अलग अलग चीज़ों का, उसको किया जा सके। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो नजूल का ये जो सिस्टम है ये ब्रिटिश पीरियड से हमें देखने मिलेगा। जो किंग्स हुआ करते थे, किंगडम हुआ करते थे, जो अपोज करते थे ब्रिटिश फोर्सेस को, और फ्रिक्वेंट बैटल्स में हमें देखने मिलते थे। अपॉन डिफीटिंग दीज किंगडम, ब्रिटिश यहाँ पर इनकी जो ज़मीन होती थी इसे कॉन्फिस्केट कर लेती थी। अब इंडिया ने क्या किया, जैसे ही हमें आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स ने ज़मीन खाली कर दी, और हुआ क्या भाई, ये पूरी की पूरी ज़मीन का ऑनरशिप जो है सब कुछ किसके हाथ में आ गया? गवर्नमेंट के हाथ में। सो इसी को यहाँ पर नजूल की ज़मीन बनाया गया, जो कि बाद में अलग अलग रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के पास चली गई। गवर्नमेंट की देखिए अगर हम बात करें तो इसको पब्लिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, चाहे स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, ग्राम पंचायत की बिल्डिंग बनाए, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर बना सकती है। वहीं अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कई बार हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट्स यहाँ पर रिलीज़ कर देती है, ताकि नजूल की ज़मीन पर दूसरे पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को लिया जा सके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। वन इज रिलेटेड विद द जेंडर इक्वालिटी कंसर्न, अनदर वन इज रिलेटेड विद द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको पर्टिकुलर डिस्कशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, या आप यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे pragyapande@rausacademy.in पर डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.